नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस गुरुकुल पे। तो हमारे कक्षा 10 का जो अध्याय नंबर 2 है वो चल रहा था और उसके अंदर हम लोगों ने एक सिस्टम कंप्लीट किया था, पाचन तंत्र, और जो श्वसन तंत्र है वो शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। श्वसन तंत्र हम लोग शुरू कर चुके थे, श्वसन तंत्र। और इस श्वसन तंत्र के मैंने आपको 3 भाग बताए थे, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। उसमें से हम लोगों ने ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट कर लिया था, ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट कर लिया था। और ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे नासिका, नासिका के बाद में पढ़ा था मुख, मुख के बाद में पढ़ी थी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में पढ़ा था स्वर यंत्र, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, लेरिंग्स कहा था। क्या कहा था? लेरिंग्स कहा था। ठीक है, और ये जो स्वर यंत्र होता है इसको अपन ने कहा था कि इसके अंदर स्वर रज्जु होते हैं। स्वर रज्जु क्या होती है? विशेष प्रकार की झिल्लियां होती है जो वायु के दबाव की वजह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करती है। ठीक है, और स्वर यंत्र जो है वो 9 प्रकार की उपास्थि के छल्लों से बनता है, 9 प्रकार की उपास्थि के छल्लों से बनता है। ये सब बातें अपन ने करी थी। तो चलिए आगे चलते हैं निचला श्वसन तंत्र में। ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुका है अपना। श्वसन तंत्र का दूसरा भाग निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र। ठीक है, और निचले श्वसन तंत्र के अंदर जो मुख्य भाग हैं वो एक बार बता देता हूं। वो है श्वास नली। ठीक है, श्वास नली के बाद में अपने आती है श्वसनी, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। श्वसनी के बाद में आती है श्वसनिका, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल बोलते हैं। इसके बाद में आता है फेफड़े। ठीक है, तो श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े, ये जो 4 भाग हैं वो किस में आते हैं? निचले श्वसन तंत्र के अंदर। तो चलिए एक एक को डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला है श्वास नली। चलिए, श्वास नली जो है, देखिए ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, यहां मैंने आपको कहा था कि ये यहां तक का भाग जो है वो ग्रसनी है, और ग्रसनी के जस्ट बाद में और श्वास नली के जस्ट ऊपर जो होता है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, और घाटी ढक्कन के बीच में, यानी घाटी ढक्कन एक क्या है? आवरण है। इसके बीच में क्या होता है? स्वर यंत्र होता है। ठीक है, और यहां से एक लंबी सी नली निकलती है, उस नली को अपन क्या कहते हैं? श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। लगभग 5 इंच लंबी होती है। कितने इंच लंबी होती है? 5 इंच लंबी होती है। अब ये श्वास नली भी सी आकार के उपास्थि के छल्लों से बनती है। कैसा आकार? सी आकार, अंग्रेजी का सी आकार के किसके छल्ले? उपास्थि के छल्ले। किसके छल्ले? उपास्थि के छल्ले। अब इस श्वास नली में ये उपास्थि के छल्ले क्यों होते हैं? तो अगर ये उपास्थि के छल्ले श्वास नली में ना हो तो श्वास नली क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी। तो श्वास नली को उसका आकार प्रदान करने के लिए और फैलाने के लिए ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो श्वास नली है वो आगे चलकर इस प्रकार से किस में बट जाती है? श्वसनी में बट जाती है, और इस श्वसनी को कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी। और श्वसनी को अभी अपन ने क्या कहा था? ब्रोंकाई कहा था। क्या कहा था? ब्रोंकाई।
ठीक है। श्वास नली आगे चलकर प्राथमिक श्वसनी में बट जाती है। ये देखो ये, और इस श्वसनी को क्या कहा था? ब्रोंकाई। तो देखिए श्वास नली जो है वो देखो ये क्या है? स्वर यंत्र, और ये क्या है? श्वसनी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? श्वास नली। कौन करती है? श्वास नली। तो चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं डिटेल में, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए। श्वास नली यह 5 इंच लंबी होती है। कितने इंच लंबी होती है? 5 इंच लंबी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सी आकार की उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। पिचकने से रोकते हैं या चिपकने से रोकते, जो भी रोकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात। श्वास नली स्वर यंत्र तथा श्वसनी, और श्वसनी भी कौन सी? प्राथमिक श्वसनी, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, को आपस में जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, फिर श्वास नली आगे जाकर या आगे चलकर प्राथमिक श्वसनियों, प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। ये हो गई अपनी श्वास नली। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट जो श्वसनिका और श्वसनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। श्वास नली हो गई, उसके बाद में श्वसनी, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, तथा श्वसनिका, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो श्वास नली है ये आगे चलकर किसमें बढ़ जाती है? श्वसनी में। और ये जो दोनों हैं इनको कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी। ये प्राथमिक श्वसनी जो है वो आगे चलकर द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? द्वितीयक श्वसनी। ठीक है, ये प्राथमिक श्वसनी और ये जो निकली है ये द्वितीयक श्वसनी। ठीक है, और ये जो द्वितीयक श्वसनियां हैं वो आगे चलकर जो द्वितीयक श्वसनियां हैं वो आगे चलकर क्या करती है?
तृतीयक श्वसनियों में बट जाती है। देखो प्राथमिक श्वसनी है, प्राथमिक श्वसनी के बाद ये जो है वो द्वितीयक है और ये जो है वो तृतीयक श्वसनी है, ठीक है। और ये तृतीयक श्वसनियां आगे और बढ़ती है। देखो अभी हम बात सिर्फ श्वसनी की कर रहे हैं, अब ये जो बनी है इनको कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका। और इन्हीं को अपन कहते हैं ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। इन श्वसनिकाओं के इस अंतिम सिरे पर ही ऐसी गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है जिनको अपन क्या कहते हैं? कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका। ये जो संरचना है यहां पर लीस्ट और लास्ट एंड पर, ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? कुपिका। इस कुपिका की झिल्ली के अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पूरा यही बता देता हूं। रक्त वाहिनियां पाई जाती है। अब नाक से ये देखो, ये अपनी नासिका है, यहां मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। नाक से श्वास आई, फिर नासाग्रसनी, नासाग्रसनी से मुखग्रसनी, मुखग्रसनी से कंठग्रसनी, और कंठग्रसनी से फिर स्वर यंत्र में होती हुई श्वास नली में आती है। फिर श्वास नली में आने के बाद ये श्वास यहां से प्राथमिक श्वसनियों में जाती है। प्राथमिक श्वसनियों में जाने के बाद ये कहां जाती है? द्वितीयक श्वसनियों में। द्वितीयक से तृतीयक में, और तृतीयक से अंत में ये जो श्वास है या प्राणवायु अपनी जो ऑक्सीजन है वो कहां आती है? कुपिका, ठीक है। अब देखो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन आ गई। ये इस कुपिका की झिल्ली के अंदर क्या है? रक्त वाहिनियां, जिसमें क्या बहता है? रक्त बहता है, ठीक है। तो यहां पर ये कुपिका के अंदर की ऑक्सीजन इन रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त में मिल जाती है, यानी रक्त प्लस ऑक्सीजन। कहां? फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और ये रक्त इस ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में जाता है, प्रत्येक कोशिका तक जाता है। फिर कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं के दौरान ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिससे क्या बनती है? ऊर्जा बनती है और CO2 बनती है, ठीक है। तो ऊर्जा हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और CO2 वापस से इसी रक्त के साथ कौन आती है? CO2 कहां तक? रक्त वाहिनियों तक। फिर वापस इस रक्त वाहिनियों के द्वारा इस CO2 को कहां डाला जाता है? कुपिका में। फिर ये ऐसे होती नाक से कहां चली जाती है? बाहर चली जाती है। ये है पूरी श्वसन प्रक्रिया, ठीक है। तो चलिए श्वसनी और श्वसनिकाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं। चलो श्वास नली आगे जाकर प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था कि जो श्वास नली है वो आगे जाकर प्राथमिक श्वसनियों में बढ़ जाता है। प्राथमिक श्वसनी को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। फिर वो प्राथमिक, द्वितीयक में, द्वितीयक तृतीयक में, और तृतीयक श्वसनी या तृतीयक ब्रोंकाई किस में बदलती है? ब्रोंकियोल यानी श्वसनिका में, ठीक है। तो चलिए प्राथमिक श्वसनी आगे चलकर द्वितीयक तथा तृतीयक श्वसनियों में बट जाती है, ठीक है।
जो आगे चलकर श्वसनिका का रूप ले लेती है, श्वसनिका का रूप ले लेती है। ठीक है, फिर श्वसनिका के अंतिम छोर पर, श्वसनिका के अंतिम छोर पर गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें कुपिका कहते हैं, जिन्हें कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपिका। ठीक है, O2 व CO2 का आदान प्रदान यही होता है, यही होता है। ठीक है, ये हो गया भाई आपके श्वसनी और श्वसनिका। अगला अपना है फेफड़े, उसके बाद है श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फेफड़े। ठीक है, देखो मध्यपट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम के ठीक ऊपर एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब बनते किससे हैं? तो श्वसनिका, कुपिका, रक्त नलिकाओं आदि से मिलकर इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद एक जोड़ी मतलब दो होते हैं, और दो भी होते हैं दायां और बायां। ठीक है, तो दायां फेफड़ा बाएं की तुलना में बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। अगला बिंदु, अब दायां बड़ा होता है तो ऑब्वियसली उसके भाग ज्यादा होंगे, तो दाएं फेफड़े में 3 तथा बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? तो जो बड़ा है उसमें ज्यादा होंगे और जो छोटा है उसमें कम। ठीक है, उसके बाद पुरुषों के फेफड़े मादाओं की तुलना में अधिक भारी होते हैं। क्या होते हैं? अधिक भारी होते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया फेफड़ा।
तो इसी के साथ अपना निचला श्वसन तंत्र क्या होता है कंप्लीट। तो श्वसन तंत्र के दो भाग अपन पढ़ चुके हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। अब निचले श्वसन तंत्र के बाद तीसरा भाग इसका श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगली हेडिंग लगाए, श्वसन तंत्र का तीसरा भाग श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां, अब देखिए श्वसन मांसपेशियां कुछ नहीं, इसमें एक शब्द है उसी के बारे में चर्चा करनी है। श्वसन मांसपेशियों का मतलब श्वसन क्रिया के अंदर उपयोग में आने वाली सभी मांसपेशियों को श्वसन मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाली, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? श्वसन मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मांसपेशियां कहते हैं। मुख्य रूप से मध्य पट या डायफ्राम सबसे महत्वपूर्ण श्वसन मांसपेशी है, जो कंकाल पेशी का एक रूप है। कंकाल पेशी का एक रूप है। देखो मांसपेशियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है कंकाल पेशी। ठीक है ना, तो ये जो अपना डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है वो कंकाल पेशी ही है एक तरह से। ठीक है, जो श्वसन क्रिया में सहायता करता है। अब देखिए अपने जो फेफड़े हैं, यहां से ये जो गड्ढा है यहां से ये फेफड़े इस आकार में यहां पीछे तक जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर एक पतली चादर के रूप में एक पतला सा मतलब पर्दा कह सकते हैं, वैसी संरचना पाई जाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? मध्य पट या डायफ्राम। ठीक है, अब देखिए जब अपन श्वास को अंदर खींचते हैं तो ये चीज ऊपर की ओर आती है, यानी डायफ्राम संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचित होता है ऐसे। ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये चीज फैलती है, यानी डायफ्राम वापस फैलता है, यानी शिथिल अवस्था में आता है। ठीक है, तो जब डायफ्राम संकुचित होता है, क्या होता है? संकुचित होता है, तो श्वास अंदर खींची जाती है तथा जब डायफ्राम शिथिल होता है तो श्वास बाहर छोड़ी जाती है। क्या की जाती है? श्वास बाहर छोड़ी जाती है। यह है अपनी श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, चलिए ये अपना श्वसन तंत्र कंप्लीट हुआ। इसी के साथ दूसरा सिस्टम इस चैप्टर का कंप्लीट। बहुत बड़ा चैप्टर है, अंक भार भी इसके ज्यादा है, 6 नंबर का है। आराम से पढ़ना और इसका फायदा अधिक से अधिक आपके सहपाठियों को, आपके भाई बंधुओं को मिले, इसका प्रयास करना। इसके लिए आपको ये जो लिंक आपको व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब पे जो लिंक मिलेगा, उस लिंक को शेयर करना है, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप, सब जगह, ताकि इसका फायदा सबको मिले। इसके साथ वीडियो को पूरा देखने के पश्चात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि
जितने भी वीडियो में अपलोड करूं उन सभी की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।